नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। यहाँ पर जो है मॉडल पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये मॉडल पेपर। इसमें अपन करने वाले हैं आज हिंदी, जीके और कंप्यूटर, इन सारे सब्जेक्टों के आज मॉडल पेपर करने वाले हैं। हिंदी के करेंगे, उसके अलावा जीके के करेंगे, कंप्यूटर के करेंगे। अपन करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी के कितने क्वेश्चन करेंगे? हिंदी के करेंगे 40%, जीके के कितने करेंगे? जीके के करेंगे 25%, कंप्यूटर के कितने करेंगे? 15%। इस प्रकार ये प्रश्न आपके होने वाले हैं इस क्लास में। जबरदस्त क्लास होने वाली है। जिस प्रकार से आपने जो हमने कुछ 2 दिन पहले जो मॉडल पेपर करवाया था वो शानदार रिस्पॉन्स मिला, तो आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप इसे शेयर करोगे तो जो है रोजाना आपको क्लास मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं जिन विद्यार्थियों को 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है अभी ले लो भाई, बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है। टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपये में। टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है, कैसे क्या करना है, इस क्लास के अंत में आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। ठीक है ना, इस मॉडल पेपर के अंत में सारी जानकारी बताऊंगा, तो आप इस मॉडल पेपर को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? आपको बताना है किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम का भेद नहीं, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है, निजवाचक सर्वनाम में भी है, संबंधवाचक सर्वनाम में भी है, परंतु अस्तित्ववाचक सर्वनाम इसमें कोई जो है भेद नहीं है सर्वनाम का। अगला प्रश्न, एक मत को जानने वाले व्यक्ति का समुदाय वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको जवाब देना है कि एक मत को जानने वाले व्यक्तियों का समुदाय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? चलो बताओ फटाफट। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संप्रदाय। एक मत को जानने वाले व्यक्तियों का समुदाय क्या होता है? संप्रदाय होता है। जैसे अलग अलग संप्रदाय होते हैं, जैसे बिश्नोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, ये अलग अलग संप्रदाय होते हैं ना, एक मत को मानने वाले। समझ गए आप लोग? चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है ना, अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। चलो बताओ, तो जवाब हो जाएगा यथाक्रम। जो है ये जो है अवयवी भाव का समास नहीं है। अगला प्रश्न, मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? देखो आपके समास तो आते नहीं है, परंतु 4-5 क्वेश्चन में समास के इसलिए देता हूं दोस्तों हर क्लास में, ताकि आप लोगों को जो है यदि क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से। देखो एक ही तो टॉपिक छोड़ रखा है ना, सारे टॉपिक तो दे ही रखे RSMSSB बोर्ड ने, तो क्यों ना इसी को भी कर लिया जाए, है ना। तो मैं इसलिए करवा रहा हूं, जितने प्रश्न करवा रहा हूं उतना तो कर लो, आप थोड़ी मत पढ़ो इसकी, कुछ और मत पढ़ो। परंतु हम जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं इतना सा तो आप कर भी सकते हो। 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कौन सा क्या हो जाएगा भाई, समझ गए? बताओ, मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? बताइए। जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। क्या होगा? संबंध तत्पुरुष सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो सामासिक पद नहीं है। तो सामासिक पद नहीं है, आपको बताया तिरंगा भी है, शारीरिक भी है क्या या नहीं है? नहीं है। देखो तिरंगा है, रंगमंच है, यथाशक्ति है, परंतु शारीरिक जो है सामासिक पद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, चलिएगा ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो कहलाता है। जिस समास में क्या हो, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य है जो भाववाच्य में नहीं है। तो कौन सा वाच्य है जो भाववाच्य में नहीं है? तो जवाब हो जाएगा वर्दों से झुका नहीं जाता। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? तो जवाब हो जाएगा वर्दों से झुका नहीं जाता। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? बताइए। तो भाववाच्य का प्रयोग हुआ है उससे धूप में चला नहीं जाता। इसमें इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो भाववाच्य का प्रयोग हुआ है उससे धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, चलिएगा
और 18 तारीख के बाद आपके लिए शानदार क्लासों की जुगाड़बानी कर रहा हूं मैं, और बहुत ही शानदार तरीके से अपना सब कुछ टकाटक चलने वाला है। तो आप बस क्लासों को शेयर करते रहो। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना अच्छे से मेरा साथ देते हो, फिर उसी प्रकार से आपके लिए जबरदस्त तैयारी करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है में है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में है। तो कौन सा वाक्य जो कृतवाच्य में है? तो जवाब हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? जवाब हो जाएगा पढ़ाई। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताना है आपको किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो अशुद्ध शब्द का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो जवाब हो जाएगा मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? कौन सा सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक है? तो आपको पता है यहाँ पर किसने, ये वह इसने, ये तो कोई प्रश्नवाचक नहीं है, पर किसने क्या, ये जो है प्रश्नवाचक है। ठीक है, चलो प्रश्न है आप लोगों के लिए ये रहा एक और, किस वाक्य में अनिश्चय सर्वनाम है? अनिश्चय सर्वनाम है तो किसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, लीजिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है? कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है? तो ये जो है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर 3, ये क्या है? सर्वनाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो वो जाएगा सुगंधित। संज्ञा से बना हुआ विशेषण होगा सुगंधित। अगला है, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जवाब हो जाएगा आपका औष्ठ्य। क्या हो जाएगा? प और फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? औष्ठ्य। अगला प्रश्न, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन है स। ठीक है। अगला प्रश्न, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती? ये भी नहीं आएंगे, परंतु एक दो प्रश्न कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले, इसलिए मैं आपको वैसे ही 40 प्रश्न करवा रहा हूं। आप चिंता मत करो, 40 में से 10 ऐसे प्रश्न हो जाए मान लो जो आपके टॉपिक नहीं है। परंतु देखो, आपने देखा होगा RSMS बोर्ड ने जो है बहुत बार धोखा किया हुआ है बच्चों के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे बच्चों के साथ नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं हो। आप लोगों को मैं सब कुछ पढ़ाऊं, पर मैं बता दूं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो ये वाले जो प्रश्न है ना, ये कम इंपॉर्टेंट है, समास कम इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 टॉपिक मैंने बता दिए आप लोगों को, इनको थोड़ा कम याद रख लेना, और जो मैं बता रहा हूं इनको अच्छे से रट्टा मार लेना। समझ गए बात? और अभी जीके के प्रश्न शुरू हो जाएंगे 40 नंबर से, चिंता मत करो। उसके बाद कंप्यूटर के शुरू हो जाएंगे। पूरा कंप्लीट पैकेज है आपका तीनों सब्जेक्टों का। ठीक है ना, कम नहीं है, तीनों के सब्जेक्ट बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं। प्रश्न है, किस व्यंजन में उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? जीवा तालु से नहीं टकराती है तो ग। तो ग में जो है यहां पर जीवा जो है, जीभ जो होती है वो तालु से नहीं टकराती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, किस क्रमांक में अत्यंत वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण नहीं है, सॉरी, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो किस क्रम में नहीं है बताओ? जवाब हो जाएगा प में। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में मूल स्वर है? किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो जवाब हो जाएगा उ में। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? इनमें से कौन सा विशेषण है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना है? क्या हुआ जवाब? बिकाऊ। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो वह है बिकाऊ। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? आपको बताना है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। तो क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा दैनिक और अड़ियल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द में से नहीं बना हुआ है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है।
तो जवाब क्या हो जाएगा? बाहरी। क्या हो जाएगा? बाहरी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ? तो क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा बाहरी। क्या हो जाएगा? बाहरी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो जवाब होगा क्रमवाच्य सदैव क्रमक क्रियाओं का ही होता है। ये क्या है? कथन गलत है। क्या है? गलत है भाई ये। तो गलत ही अपन को ढूंढना था, मिल गया अपन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सक्रमक क्रिया कौन सी है? सक्रमक क्रिया कौन सी है? तो सक्रमक क्रिया है लिखना। निम्नलिखित में से सक्रमक क्रिया कौन सी है? लिखना सक्रमक क्रिया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है तो किसमें हुई है? बच्ची सो रही है। इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बता दो। इनमें से किस वाक्य में क्रमवाच्य हैं? इनमें से किस वाक्य में क्रमवाच्य हैं? तो कौन से में क्रमवाच्य? तो इसमें क्रमवाच्य चिट्ठी भेजी गई, इसमें क्या है? क्रमवाच्य है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया का उपयोग हुआ है? आपको बताना है इनमें से किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया का उपयोग हुआ है। तो द्विक्रमक क्रिया का उपयोग हुआ है, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। इसमें क्या है? द्विक्रमक क्रिया का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपके लिए, इनमें से किस विकल्प में सभी विलोम युग्म हैं? इनमें से किसी विकल्प में सभी क्या है? सही विलोम युग्म है। बताओ। तो जवाब हो जाएगा राग द्योष। इनमें से किस विकल्प में सभी विलोम युग्म हैं? तो राग और द्योष में। नेक्स्ट प्रश्न, सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है? सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताइए। सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सामिस शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा विलोम युग्म है जो सही नहीं है? तो जवाब हो जाएगा लौकिक सांसारिक। ये क्या है? विलोम युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द है। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समष्टि। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समष्टि। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है? जे शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से उपयुक्त उपसर्ग चुनिए। जे शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से उपयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा परा। क्या हो जाएगा? परा। अगला प्रश्न, सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह क्या है? तो जवाब हो जाएगा चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह क्या है? चंद्रमा हो गया, हाथी हो गया, भौरा हो गया, कोयल हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है। तो जवाब हो जाएगा आप लोगों का तीर। क्या होगा? तीर। अगला प्रश्न, शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी है। तो क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा गुरु। क्या होगा? गुरु होगा जवाब। अगला प्रश्न, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, आपको बताना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आप यहाँ बैठिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जवाब हो जाएगा आपका भीतर। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? क्लास पसंद आ रही है तो शेयर करते रहिए। और आप लोगों को बता दूं, जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो क्लास के अंत तक देख लेना, और जिनको नहीं लेनी ना वो भी क्लास को तो कम से कम अंत तक देखना भाई। ठीक है ना? क्लास को अच्छे से लो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम किस में है? संबंधवाचक सर्वनाम है जो सोएगा वह खोएगा। इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न ये रहा, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जवाब हो जाएगा हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो किस स्थान पे होती है? माउंट आबू में होती है, सिरोही में। अगला प्रश्न, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो जवाब हो जाएगा शेखावाटी से। आपको पता है गीदड़ नृत्य का संबंध कहाँ है? शेखावाटी से। उसके अलावा कच्ची घोड़ी नृत्य पूछे, इसका संबंध भी जो है शेखावाटी से। अगला प्रश्न है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो कवि मान ने लिखी थी राजविलास। राजविलास किसकी रचना है? कवि मान की। तो जीके के प्रश्न शुरू हो गए। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली मतलब ढूंढाड़ी मतलब जो जयपुर में बोली जाती है उसी बोली को तो ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं। तो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी नहीं है बताना है आपको। आपको पता है तोरावाटी भी है, राजावाटी भी है, नागरचोल है, परंतु जो राठी बोली होती है ना, ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? यानी कि जो राजस्थान की आदिवासी जो महिलाएं होती है वो कटकी वस्त्र पहनती है। जो कटकी कौन पहनती है? मतलब लड़कियां पहनती है, जिनकी शादी हो गई वो पहनती है, या जो विधवा हो गई वो पहनती है, या इनमें से कोई नहीं पहनते या सारे पहनते हैं? कौन पहनता है बताओ? तो जवाब हो जाएगा जो अविवाहित महिलाएं होती है ना, अविवाहित जो लड़कियां होती है जिनकी शादी नहीं हुई है वो लड़कियां होती है ना, वो पहनती है कटकी वस्त्र। क्या पहनती है? कटकी पहनती है वह। अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है। यानी कि जो जैन समुदाय होता है वो पर्युषण पर्व मनाता है। और ये पर्युषण पर्व कौन मनाता है बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए दोस्तों, चलिएगा फटाफट से बताइए। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है, आपको पता है भादवा के महीने में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। यह आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी किया गया? आपको बताना है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? थोड़ा सा इधर छुप गया है। तो राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया किसको बताइए? तो जवाब हो जाएगा किशन सिंह को। किसको? किशन सिंह को जो है बाध्य किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो मराठी भाषा का प्रभाव कौन सी भाषा पे देखने को मिलता है? ये अपने को देखने को मिलता है मालवी भाषा के ऊपर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण लोक देवता है जो माने जाते हैं, आपको पता है आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा इनको मानते हैं। तो जवाब हो जाएगा तेजाजी। क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शनों में से बेस्ट ऑप्शन है तेजाजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है। यहाँ देशांतर और अक्षांश दोनों दे रखे हैं। तो शुरू में तो दे रखे हैं अक्षांश, फिर दे रखे हैं देशांतर। आपको सही वाला जो युग्म है वो बताना है। तो आपको पता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट बताइए ये होगा कहां पर है, और क्षेत्रफल भी दे रखा है। सारा सब कुछ आपको बताना है। चलो बताओ। आपको बताया 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ होता है ना, परंतु यहाँ 13 लिख रखा है तो 12 लिखिएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है, ये तो हो गया अक्षांश विस्तार। आगे होता है देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये होता है पूर्वी ये देशांतरी विस्तार। ठीक है, और देशांतर के पीछे पूर्व लिखा होना जरूरी है और अक्षांश के पीछे उत्तर लिखा होना जरूरी है। और अपना राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा।
प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो क से करौली, क से केला देवी का मैया का मेला, तो कहाँ हो गया? करौली हो गया। आपको याद रखना है, ठीक है ना, चलिएगा याद रख लोगे। अगला प्रश्न है, चार चौबा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चार चौबा का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो चार चौबा का मंदिर दोस्तों आपके कहाँ पर है? कोटा में है। चार चौबा का जो मंदिर है वो कहाँ है? कोटा में। अगला प्रश्न, 13 ताले नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो आपको पता होगा लोक देवता रामदेव जी, उनके जो आराधना की जाती है उसमें दोस्तों ये जो है 13 ताले नृत्य किया जाता है। और ये कामड़ जाति, जो कामड़ जाति के होते हैं, कामड़ समुदाय जो होते हैं, इन्होंने जो स्थापना करी थी रामदेव जी ने कामड़ संप्रदाय की, उन्हीं के जो लोग हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? यानी कि गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का मंदिर इनमें से कौन सा नहीं है? आपको पता है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है जो कि बाड़मेर में अंतिम जो है गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, अंतिम है ये, और इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। दूसरा है ओशिया का सूर्य मंदिर, ये भी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का ही है। जबकि गोट बांग्लोद जो दधी माता का मंदिर है ये भी है, परंतु जो चार चौबा का शिव मंदिर है ये नहीं है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तनसुक गदर गाबा डोडी क्या है? आपको बताना है तनसुक गदर गाबा डोडी क्या है? तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? तनसुक मतलब तन को सुख देने वाले, मतलब शरीर में पहने जाने वाले वस्त्र हो गए। तनसुक गदर गाबा डोडी, तो ये पुरुषों के क्या होते हैं? वस्त्र होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज तरंगिणी के लेखक है? आपको बताना है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कलहण। क्या हो जाएंगे? क्या नाम है? कलहण। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न ये रहा, किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा, पृथक मतलब अलग रखा, भाग नहीं लिया? मतलब ये जो है, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, उसमें एक प्रजामंडल था जो इसमें शामिल नहीं हुआ था। आप सभी लोगों को भली भांति प्रकार से याद होगा कि जो जयपुर प्रजामंडल था इन्होंने भाग नहीं लिया था। आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो हाड़ौती है, हाड़ौती के पठार में एक इनमें से जिला बताना है जो नहीं है। हाड़ौती में केवल 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब जो ऑप्शन में इन 4 में से नहीं दिख रहा है वो नहीं होगा, तो दौसा जो है हाड़ौती में नहीं आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि कितने से कितने क्या है, जैसे 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है, देशांत अक्षांशीय वो बताया था। परंतु अब इनका क्या बताना है? आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है कि इनमें अंतर क्या है। तो पहले आपको क्या बताना है? पूर्व से पश्चिम वाला बताना है, फिर उत्तर से दक्षिण। पहले देशांतरीय वाला बताओ, फिर अक्षांशीय विस्तार बताओ। तो पहले देशांतरीय विस्तार है अपने राजस्थान का 8 डिग्री 47 मिनट, जबकि अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। ये आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछे कि उत्तर से पश्चिम, पूर्व से उत्तर से आपको दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इनका अंतर पूछे किलोमीटर में, तो कितना है इनका किलोमीटर अंतर? 43 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फंड है। आपको बताना है कि जो भारतीय डाक तार विभाग है, जो डाक टिकट जारी किया गया है वो फंड है, किसके ऊपर जारी किया गया है, ऐसा पूछना चाहता है ये आप लोगों से। तो भगवान देवनारायण जी जो है गुर्जर जाति के आराध्य, इनको दोस्तों डाक तार विभाग द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है टिकट, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो राजस्थान में जो गुड़ला त्योहार है ना, ये कब मनाया जाता है। तो गुड़ला त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है
चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर कि गोगा जी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो गोगा जी का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है बताइए। नौहर में, हनुमानगढ़ में। गोगा जी का मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ में, याद रखना है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। मैंने बताया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये रहा अपना इसका सही सटीक जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से आपको बताना है कौन सा एक विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। इधर मंदिर दे रखा है स्थान, मंदिर स्थान, जो गलत है वो बताना है, ठीक है ना। अभी कंप्लीट आप और जीके के वो जाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर के करेंगे, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर। आपको पता है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है, कांकरोली में है। कहाँ पर है, कांकरोली में है। और आई माता का मंदिर कटे है, आई माता का मंदिर भिलाड़ा में है क्या, बिल्कुल। और आगे सुंद माता मंदिर ये कहाँ पर है, ये आपके हैं बीनमाल में। कहाँ, बीनमाल में है। और ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में तो नहीं है। कहाँ पे नहीं है, तलवाड़ा में नहीं। अगला प्रश्न है आज का अंतिम क्वेश्चन राजस्थान जीके का। दोलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो जवाब हो जाएगा अलवर में। तो दोलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ है, अलवर में। तो दोस्तों अभी अपन ने 65 प्रश्न कर लिए। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। अब जो है 15 क्वेश्चन अपन कंप्यूटर के भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद जैसे क्लास खत्म होगी आपको बताऊंगा टेस्ट सीरीज आपको लेनी कैसे है, ठीक है मित्रों। तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो आपको पता है एसएसडी जो है सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार होता है, हार्ड डिस्क होता है, यूएसबी होता है, परंतु जो रैम होता है ना ये यहाँ पर जो है सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। और याद इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है। आपको बताना है जो डॉट मैट्रिक्स होता है, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर होता है, ये काई के उदाहरण होता है, किसके उदाहरण होता है। तो ये होता है दोस्तों जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है ना उसके उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। आपको बताना है इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। जवाब हो जाएगा किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है कैरेक्टर प्रिंटर्स। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा मित्रों। अगला प्रश्न है दस्तावेजों को आपको क्या करना है, सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर क्या है। आपको बताना है कि दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं आप वर्ड वगैरह में बनाओ, किसी में बनाओ, या आप कोई भी सेव वगैरह कर रहे हो तो सेव और सेव एज में अंतर क्या है आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो आपको बताया सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले से संग्रहित है आप उसमें कुछ और ऐड वगैरह कुछ करना चाहते हो और आप उसका फाइल का नाम नहीं बदलना चाहते हो तो आप उसको सिंपल सा क्या कर दो, सेव कर दो, जो पहले से नाम है वही नाम हो जाएगा। परंतु आपको क्या करना है सेव एज, तो हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। यानी कि पहले मैंने किसी और नाम से सेव कर रखी थी फाइल, पहले मैंने मान लो ADOC के नाम से फाइल सेव कर रखी थी, ए के नाम से, मैं इसको बदल करके बी नाम से सेव करना चाहता हूं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। नाम और स्थान की बदलने की अनुमति देता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि बी और सी दोनों यहां पर, ठीक है ना, समझ गए। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कि जो पावर पॉइंट प्रदर्शन में होता है ना उसमें कौन सा फाइल प्रारूप है जिसको हम जोड़ भी नहीं सकते। तो कौन सा है, तो HTML को अपन पावर पॉइंट प्रदर्शन में फाइल प्रारूप के रूप में नहीं जोड़ सकते, जबकि
gif को जोड़ सकते हैं, .wav को जोड़ सकते हैं, .jpeg को जोड़ सकते हैं, परंतु html को नहीं जोड़ सकते। किसको? htm को नहीं जोड़ सकते। html नहीं, htm सॉरी, क्या है? htm, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है तो किसका है बताइए? इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, कौन सा है इनमें से? तो जवाब हो जाएगा आपका याहू। इंटरनेट में सर्च इंजन कौन सा है आपको बताना है, तो सर्च इंजन है याहू। क्या है? याहू। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय आपको बताना है। प्रश्न है यहाँ पर, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? यानी कि आपको किसी को ईमेल भेजना है, ठीक है ना, आपका व्हाट्सएप वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं तो जो है अपने सोना बाबू को या किसी को भी जो है एक मैसेज कर दूं, है ना, या फिर कोई भी काम है मेरे से मान लो तो मेरे को मैसेज करना है आपको, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा? आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल भेजने के लिए क्या अनिवार्य है बताइए? तो जवाब हो जाएगा प्रेषक की ईमेल आईडी, यानी कि सेंडर मेल आईडी होना जरूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर का विकल्प उपलब्ध है? MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर का विकल्प उपलब्ध है? तो क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा पेज लेआउट में, पेज लेआउट टैब में, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो जो ई वॉलेट होता है उसका वैध उदाहरण कौन सा है बताइए? जवाब हो जाएगा पेटीएम। अगला प्रश्न, ई मित्र का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है। जो आप ई मित्र में जो फॉर्म भरवाते रहते हो, अब मान लो कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि ई मित्र की फुल फॉर्म ही बता दो, अब तो छोड़ो, हमको ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। पेपर अपना जैसा है वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ई मित्र की फुल फॉर्म आ गई कहीं तो क्या करोगे? जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। ई मित्र की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है, क्या मतलब है बताइए? जवाब हो जाएगा मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। क्या होगा? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ये इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक डिवाइस पर उपलब्ध है। आपको बताना है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक डिवाइस पर उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध होता है आपको बताया? आप पिन भी डाल सकते हो, आप पैटर्न भी बना सकते हो, आप पासवर्ड, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे लोकेशन या वेबसाइट से जोड़ सकते हो। तो किसके माध्यम से? तो ये अपन कर सकते हैं दोस्तों हाइपर लिंक के माध्यम से। अगला प्रश्न, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर दिखता है। जवाब हो जाएगा कमेंट दिखता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए ये रहा, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो क्या उपयोग करेंगे? तो हम उपयोग करेंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड लेआउट विकल्प, ठीक है ना, ये अपना सही जवाब होगा। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न करवा दिए, लगभग कितने प्रश्न करवा दिए? 80 प्रश्न करवा दिए। अब मुझे कमेंट करके एक काम करना, ये बताना आपके 80 में से कितने प्रश्न सही हुए, हिंदी के तो आपके 40 में से कितने सही है, जीके के आपके 25 में से कितने सही है, कंप्यूटर के 15 में से कितने सही है। अब दोस्तों जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है अब उनके लिए जानकारी बताऊंगा, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली है पहले अब उनको आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जानकारी बताने वाला हूं। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है और जो सच में पढ़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से और क्लासों के माध्यम से, और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है, और बच्चों के लिए नहीं है कि पैसा वेस्ट कर दो और पढ़ो भी नहीं टेस्ट सीरीज को। तो टेस्ट सीरीज मत लेना, कृपया करके आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पैसा को बिना काम वेस्ट मत करना। यदि टेस्ट सीरीज को लगा पाओ आप लोग तभी आप 149 रुपये लगा देना, ठीक है ना।
149 में आपको मिलने क्या वाला है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 180 तो प्लस तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा हर सब्जेक्ट के, प्लस उसकी डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही में 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जो आपका एग्जाम में पेपर आएगा ना उसका हूबहू पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 20। इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 149 में, यानी कि एक टेस्ट की कीमत 1 रुपया भी नहीं है देखी जाए तो, ठीक है ना। तो आप इस टेस्ट को अभी ले लीजिए। टेस्ट सीरीज को कैसे लेनी है मैं बताऊंगा। वैसे तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, परंतु आप प्ले स्टोर से भी सीधा डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपने को रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे टेस्ट सीरीज खरीदनी है, चलो बताता हूं। तो दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या लिखना है, वहां लिखना है स्टडी IQ अकेडमी, जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, यही लिखना है सेम। जेम ऐसा लिख दोगे, ऐसा लिखते ही आपके सामने इस प्रकार का लोगो भी आ जाएगा, जो दिख रहा है ना सब फोटो, जो किताब बनी हुई है बीच में स्टडी IQ अकेडमी लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा। ये दिखते ही क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना है इस एप्लीकेशन को। जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कंप्लीट होता है आपके सामने आएगा लिखा हुआ ओपन, तो इसको क्या करना है, ओपन कर देना। ओपन करोगे, जैसे ओपन में क्लिक करोगे ना आप लोग, ओपन में क्लिक करते आपके सामने आएगा यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई, रजिस्टर और लॉगिन। आपको क्या करना है, लॉगिन में क्लिक नहीं करना है। आप पहली बार आए हो हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप क्या करना, रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा फिर वहाँ पर कि आप अपना नाम डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, जीमेल ID डालो, यहाँ अपने पासवर्ड अपने मनमर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ अपने राज्य का नाम डाल देना, और नीचे चेक बॉक्स है डब्बा सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर आप तो अंगुली दबा देना, ठीक है ना, तो ऐसे चेक क्लिक हो जाएगा। फिर नीचे दिख रहा है आप लोगों को रजिस्टर, तो रजिस्टर पे क्या करना है, क्लिक करना है। जिसे रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे आपके सामने इस प्रकार का फिर से दिख जाएगा, जहाँ पेड कोर्स, फ्री कोर्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज ये लिखे हुए मिलेंगे। आपको क्लिक किस में करना है, आपको किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने को यहाँ पर ध्यान देना है टेस्ट सीरीज पे। किस पे, टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा बड़ा सा अपने मोबाइल में। फिर ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पर एक चीज लिखी हुई मिलेगी, राजस्थान 4th क्लास भर्ती 2025 टेस्ट सीरीज। 1000 की टेस्ट सीरीज थी, अभी मात्र 149 में मिल रही है ऑफर में। और यहाँ आपको क्लिक किस में करना है, आपको क्लिक करना है बाय नाउ पे। यहाँ लिखा हुआ है ना बाय नाउ, इस पर क्लिक कर देना। जिसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर इस प्रकार आ जाएगा। फिर आपको नीचे दिख रहा है पे ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना। जिसे पे ऑनलाइन में क्लिक करोगे फिर से आपके सामने आ जाएगा कि फोन पे से करोगे, गूगल पे से, पेटीएम से, वो आपके हिसाब से देख सकते हो। और फिर नीचे लिखा हुआ है पे, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। जिसे करना है उस पर क्लिक करके फिर इसमें क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ दिखेगा, आपको देखो 149 रुपये कट जाएंगे और नीचे लिखा मिलेगा पे 149। फिर पे 149 से क्लिक करोगे, फिर आपके जो UPI ID है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसके पासवर्ड जो भी है तो उसे आप पासवर्ड डाल देना और पेमेंट हो जाएगा। जिसे पेमेंट होगा टेस्ट सीरीज आपके पास मोबाइल में आ जाएगी। ऑनलाइन आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हो और अपने पूरे राजस्थान में रैंक भी जा सकते हो कि मेरी आखिरकार रैंक क्या आ रही है राजस्थान में, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे और कितने और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ों का आपको पता लगेगा टेस्ट सीरीज में टेस्ट देने के बाद। तो आप जल्दी से टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, देरी मत करो, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है। आप लोगों को लग रहा है कि सितंबर में पेपर है, सितंबर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दिनों बाद सितंबर भी आपके सामने ही आ जाएगा। और फिर जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा ना, फिर रोओगे खून के आंसू बैठ करके। अभी आपके पास वक्त है और अच्छा मौका है कि आप हमारी फ्री क्लासें चल रही है यूट्यूब में, उनका आनंद लो। साथ में जो 149 रुपये टेस्ट सीरीज मिल रही है उसका आनंद लो। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास के साथ कल शाम को 7 बजे फिर से। धन्यवाद मित्रों।